नमस्ते भाई लोग। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने ही परिवार में अपने ही भाई को मार दिया, अपने ही पिता को कैदी बना दिया और अपने राजपाट पाने के लिए इतनी हद पार कर दी जो हद भी नहीं हो सकती थी। सिखों को मारा और मराठों को मारा और बहुत से लोगों को मारा। कौन है आखिरकार ये व्यक्ति और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों जरूरी है ये हमारे लिए, सारी बातें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सही बच्चे सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम मुगल वंश की। हम जानते हैं कि मुगल वंश की हम लोग बात कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो से और करते ही चले आ रहे हैं। मुगल वंश में हम लोगों ने जब बात करी थी भैया शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां की बात से ही ये बात जुड़ी हुई है, तो इसलिए सबसे पहले जानना शाहजहां के बारे में आवश्यकता हो जाती है। थोड़ी सी बातें हम लोग पिछली वाली वीडियो में कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट वीडियो को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो जरा सुनना मेरी बातों को ध्यान से। हमने जाना था भैया शाहजहां के बारे में, और शाहजहां के जो है 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में से दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श और शाह शुजा। उसके बाद शाहजहां की 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और बोलाओ गोहान आरा। 4 पुत्र 3 पुत्रियां। हम लोगों ने जाना कि भैया जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। कौन सा युद्ध शुरू हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। और उसी उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे बात निकल कर आएगी भैया इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है और सबसे क्रूर कौन है। तो सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर जो निकला वो निकला आपका औरंगजेब। मुगल वंश का एक ऐसा शासक जिसने अपने ही परिवार में अपने ही भाई का सर काट के अपने पिता को भेंट में दिया और अपने ही पिता को कैद कर दिया। कहां पर? आगरा के किले में। आगरा का लाल किला जानते ना लाल किला आगरा का, जो किसने बनवाया था? शाहजहां ने निर्मित करवाया था। उसके ही अंदर अपने ही पिता को कैद कर दिया और अपने भाई दारा शिकोह का सर काटकर अपने पिता के सामने भेंट किया, लो अपने प्यारे पुत्र का सर। तो आज हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, औरंगजेब के बारे में। वैसे बात तो करने का मन नहीं कर रहा है पर बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पेपर से संबंधित चीजें हैं, पेपर में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। वरना मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था इसके बारे में बात करने का, पर प्रश्न बनते हैं तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे। ओके, तो जानेंगे आज औरंगजेब के बारे में भैया कि कैसे ये गद्दी पर आया। सब जानते हैं इसके बारे में, गद्दी पर कैसे आया, पिछली वाली वीडियो में जान चुके थे। अगर जिसको नहीं पता तो आई बटन में मैं उसका लिंक लगा दिया, उसको जाकर देख लो और फिर उसके बाद इस वाली वीडियो पे आ जाना और समझना भाई साहब कैसे इसने गद्दी को हथियाने के लिए क्या क्या कांड किए हैं। ओके, इन कांडों को जरा आप जानेंगे तो बोलेंगे हाँ अच्छा ऐसी बात भी है। बोले हाँ ऐसी बात भी है। अच्छा, अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं औरंगजेब के बारे में। तो सबप्रथम बात करते हैं भाई साहब ये गद्दी पर कब आया। आखिरकार इसने गद्दी के लिए ही लड़ाई करी, सारा कुछ तो कांड इसने गद्दी के लिए ही करा था ना। तो ये गद्दी पर कब बैठा और कब से इसने शासन करना शुरू किया, सारी बातें करेंगे। देखो, पिता की मृत्यु के पहले ही ये गद्दी पर बैठ गया। पिता बीमार पड़े इसके, शाहजहां जो बीमार पड़ा, शाहजहां जब बीमार पड़ा इसने कहा अब तो पापा निपटने वाले हो, गद्दी ले लो और भाइयों को लुढ़का दो। तो इसने ऐसे पहले तो चुप्पी बैठे रहा, कोई दिक्कत नहीं। सभी भाइयों ने बोला कि पिताजी बीमार पड़ चुके हैं, अब हम लोग क्या करते हैं हिस्सा बांट लेते हैं, अलग अलग इलाके ले लेते हैं। तो सभी भाइयों ने कुछ कुछ हिस्सा अलग अलग इलाके का ले लिया। बड़ा था तो बड़े के शासक के ऊपर, बड़ा जो होता है उसको राजा बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है उसका राजाभिषेक होना था। किसका? दारा शिकोह का। जब दारा शिकोह का राजाभिषेक होना था तो इसको तो बड़ा क्रोध उतार रहा था। भाई साहब राजा तो ये बनना चाह रहा था, शुरू से ही इसके मन में थी कि मैं राजा बनूं। अब राजा बने कैसे? इसके ऊपर भी तो कोई है, बड़ा तो वो है, उसको राजा बनना है। तो उसने कहा अब तो ऐसा नहीं चलेगा, अब तो युद्ध होगा, अब तो युद्ध होगा, अब तो कट्टे चलेंगे। है कट्टे चलते थे नहीं, तलवार चलेंगी। तो क्या होगा, अब तो तलवार चलेंगी। तो फिर घमासान युद्ध हुआ और बहुत सारे युद्ध हुए और युद्ध होते गए और फिर आपने देखा कि एक युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद से इसने गद्दी हथियाई और शासन में आ गया। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं इसी व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पे जरा लिखना आप किसके लिए बैच चल रहे हैं आपके, बोलेंगे दिल्ली पुलिस 2025 के लिए, और बैच जो है आपका संघर्ष बैच है। जानेंगे जरा, आप लिखेंगे भैया हाँ दिल्ली पुलिस 2025 बैच, संघर्ष बैच। ओके, कैसा बैच है आपका? संघर्ष बैच है। अच्छा,
कोई बच्चा, चलो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं भैया आपका विषय जो है कौन सा, हिस्ट्री है, सॉरी हिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इतिहास। अच्छा, आज का टॉपिक जो आपका होगा वो कौन सा होगा? टॉपिक जो होगा वो आपका होगा सॉरी औरंगजेब, औरंगजेब कौन सा होगा मेरे भाई? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो चले 2 मिनट में शुरू करते हैं इसको, 2 मिनट रुकना जरा। हाँ जी, वापिस आ जाओ। क्या बोला मैंने आपसे? औरंगजेब। तो भाई साहब औरंगजेब जो है गद्दी पर कब स्थापित हुआ? गद्दी पर यह आया भैया 1658 से लेके 1707 तक इसने गद्दी पर शासन किया, दिल्ली गद्दी पर और आगरा की गद्दी पर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं, बताना जरा, 1658 से लेके 1707। अच्छा, अभी तक मैंने देखो जो इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण 2 काल होते हैं मुगलों के बाद से दिल्ली सल्तनत तक, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इन दोनों में आप मुझे बताओ कि दिल्ली सल्तनत में जो है इनकी राजधानी कौन सी थी, इनका केंद्र कौन सी थी, राजधानी कौन सी थी? ज्यादातर ये लोग कहां से राज्य किया करते थे? दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल वंश कहां से राज किया करते थे ज्यादातर? बताना जरा, दोनों में से क्या अंतर है? तो आप बोले भैया जो मैं अगर बात मेरे समझ में आ रही है वो बात यह है कि भैया दिल्ली सल्तनत में हमने जाना है कि गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे इत्यादि वंश जो हुए हैं वो सारे वंशों ने दिल्ली पर शासन किया है और दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया है। पर जब हम बात करते हैं मुगल वंश की, मुगल वंश, हाँ जी, 1526 में मुगल वंश स्थापित हुआ भारत के अंदर और मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी, इतनी बात सब जानते हैं। बोले हाँ जी भी हमने जानते, नहीं जानते तो मैंने बताया था आपको, जान जाओ, है ना। तो फिर हमने क्या बात करी थी कि भैया मुगल वंश की स्थापना, तो मुगल वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया, अपना केंद्र किसको बनाया? तो आप बोलेंगे अपना जो केंद्र बनाया वो बनाया आगरा को। आप सब जानते हैं ज्यादातर जो है मुगल वंश के जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने राजधानी कहां स्थापित करी? आगरा में। शासन कहां से शुरू किया? आगरा से शुरू किया। तो आपसे प्रश्न बने कि बताओ कि मुगल वंश का केंद्र कौन सा रहा है? या बोले मुगल वंश की राजधानी, अगर टोटल पूछे एवरेज बताओ राजधानी कौन सी रही है, तो बोलेंगे आगरा रही है। ओके, और अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में राजधानी कहां पे बनाई गई है, तो बोले दिल्ली का सल्तनत में राजधानी है दिल्ली में ही बनाई गई है ज्यादातर। क्लियर? बोलेंगे यस भैया। तो ये बात बताना थोड़ा जरूरी था, मैंने बोला बता दिया। चले क्या बात करें भैया, इतना हो चुका है यहां तक। अब थोड़ी शाहजहां के बारे में बात कर लो, फिर तो औरंगजेब का शासन वैसे ही चल रहा है, यहां पे लिख लो। अच्छा, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? शाहजहां, बेचारा शाहजहां जो था ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, और वो ना बोलते हैं क्या, आगरा का लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई, ये सारी मस्जिदें उसने बनवाई। तो क्या फायदा मिला इसको? फायदा तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, आइए भाभी, सॉरी क्या बात करी मैंने आपसे कि भैया शाहजहां ने इतनी सारी चीजें बनवाई, इतने सारे महल बनवाए और शीश महल भी वगैरह वगैरह बहुत सारे महल बनवाए, और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ताजमहल था। तो भाई साहब को क्या फायदा मिला इन चीजों को बनवाने का? क्योंकि इसका पुत्र ने ही इसको बंदी बना लिया। बोला भाई साहब अब आप जेल में रहो, आराम से मौज करो, देखो ताजमहल को यहीं से बैठ के देखो। तो ये चीज किसने कर दी? इसका पुत्र जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा खतरनाक प्राणी था। आपने एक मूवी अभी आई है ना 2025 के अंदर, छावा, छावा मूवी देखी? किसने छावा देखी है? तो देखते ना छावा में कितना उसने क्रूरता की उसके बारे में बताया गया, कितनी उसने क्रूरता दिखाई है, जाना है ना। जब हम मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे ना तो थोड़ा उसके बारे में और जानेंगे उस चीज के अंदर, है ना। मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि भैया कैसे उसने मराठाओं पर अपना दायित्व स्थापित करने के लिए, मराठाओं को कमजोर करने के लिए किस प्रकार से उसने क्रूरता दिखाई थी। चलिए बात करें भैया शाहजहां की। शाहजहां कब निपट गया भाई साहब, कब ये मौत होगी इसकी? तो 1666 में ये मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1666 में मौत। कैसे मौत हो गई ये? मौत कैसे हो गई? नेचुरल मौत थी इसकी, पर नेचुरल नहीं कहे तो बात ऐसी है कि लड़के ने भैया कैद में रखा तो दुखी में थे, टेंशन में था, तो टेंशन के कारण बेचारा निपट गया, चला गया। तो इसकी बात सर यहां तक थी बस। औरंगजेब शाहजहां के बारे में यहां तक जानो, बाकी जानना है तो मैंने वीडियो में उसका लिंक आई बटन में लगा दूंगा, वहां से जाके देख लेना। अब बात कर रहे हैं हम लोग औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का शासनकाल
1658 से 1707। अच्छा जी, यहां तक जान लिया। अब इसके बारे में जानना शुरू करते हैं, शाहजहां के बारे में। सर्वप्रथम आप लिखेंगे भैया इसका जन्म। महत्वपूर्ण चीज है भाई साहब, का जन्म कब हुआ? अच्छा जी, जन्म तो इसने लिया था, आज जन्म लिया तभी तो आया। जो जन्म कब हुआ? 1618 में। कहा हुआ? 1618 में इसका जन्म हुआ। अच्छा, कहां हुआ था? बोलेंगे भैया दोहा, गुजरात। दोहात, गुजरात। जन्म कहा 1618, दोहात, गुजरात में। कहा इसने जन्म लिया? गुजरात में लिया। अच्छा जी, उपनाम इसको किस, क्या इसका उपनाम है? किस अन्य नाम से जाना जाता है इसको? उपनाम यहां पे लिख लो, इसका उपनाम क्या है? अन्य नाम क्या है इसका? बोलेंगे भैया आलमगीर। आलमगीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, आलमगीर। याद रखना भैया, आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? पेपर में प्रश्न बनेगी, बताओ आलमगीर कौन है, तो ना आलमगीर ही औरंगजेब है, औरंगजेब ही आलमगीर है। पिता और माता। पिता को तो उसने कैद में रखा, माता तो बेचारी वैसे ही मर जाएगी। शाहजहां। बेटा कौन है? पता कौन है इसका? शाहजहां है। और इसका बेटा कौन है? ये भाई साहब है, बेटा कहने के लायक ही नहीं है। मुमताज महल कौन है? इसकी माता है, जिसके लिए इसने ताजमहल, सॉरी शाहजहां ने जिसके लिए ताजमहल बनाया था, मुमताज महल कौन है? माता है। ओके, चलिए। ये ऐसा शासक है दिल्ली गद्दी पर, अगर बोले आगरा की गद्दी पर, इसने जो है इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बात, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दो बार युद्ध लड़ा, मतलब एक बार जब अपने भाइयों के साथ इसका युद्ध हुआ, धर्मट का युद्ध, जो निर्णायक युद्ध हुआ, उस युद्ध में इसने राज्याभिषेक अपने किया। दूसरी बार इसने बाद में 1658 में राज्याभिषेक किया। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। दोनों बार 15 मतलब 1658 में किया, पर थोड़ा समय के बाद। पहले युद्ध हुआ, उसके बाद वहां पे कर लिया, बोला मैं राजा हूं, राज्याभिषेक करो मेरा, कर दिया। उसके बाद घर पे आया, फिर इसने कहा मेरा दोबारा राज्याभिषेक करो, तो फिर दोबारा राज्याभिषेक हुआ, और फिर से 2 बार ये राज्याभिषेक कहने वाला शासक है। तो इसका कितने बार राज्याभिषेक हुआ? बोले 2 बार। ओके, याद रखना 2 बार राज्याभिषेक होने वाला व्यक्ति है। यहां पे लिख लो राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार। अच्छा, ये 2 बार कब कब हुआ? 2 बार जो हुआ वो कब कब हुआ, और कहां कहां हुआ? पहली बार तो भाई साहब इसका आगरा में हुआ। पहली बार कब हुआ? आगरा में हुआ। तारीख क्या थी? 31 जुलाई 1658, आगरा। 31 जुलाई 1658। दूसरी बार कहां हुआ मेरे भाई? दिल्ली में। दिल्ली में। ये तारीख क्या थी भाई, बताएंगे जरा? 15 जून 1659। क्या बोलेंगे? 15 जून 1659 में। कुछ वर्षों बाद ही, कुछ वर्ष क्या, कुछ महीने बाद ही। ओके, तो ये क्या हुआ? इसने लगभग 1 वर्ष का समय पूरा पूरा यहाँ पे दिख रहा है ना, जून जुलाई, लगभग पूरा 1 वर्ष। उसके बाद उसने शासन किया यहाँ पर 15 दिन बीच पहले। तो ये 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। दोनों बात याद रखना भाई साहब, पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के अंदर, सॉरी मुगल वंश के अंदर ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ और अलग अलग स्थान पर हुआ? तो आप बोलेंगे या तो ये प्रश्न बनेगा सीधा सीधा कि बताओ दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो आप कहेंगे 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ है वो औरंगजेब का हुआ है। पहली बार आगरा में 31 जुलाई 1658 को, दूसरी बार दिल्ली में 15 जून 1659 को। 2 बार राज्याभिषेक हुआ इसका। तो ये याद रखना थोड़ा जरूरी था। अच्छा, ये तो इसका उपनाम हो गया। उपनाम जान लिया, आलमगीर कहते हैं इसको। उपाधि क्या थी इसकी? उपाधि बताओ जरा भैया, किस नाम से जानते थे? तो इसकी जो उपाधि थी वो तो जिंदा पीर। कौन सी उपाधि थी इसकी? जिंदा पीर की उपाधि थी इसकी। इसको लोग क्या कहते थे? जिंदा पीर कह के कहते थे, जिंदा पीर कहकर पुकारा करते थे। तो जिंदा पीर की उपाधि किसकी है? बोलेंगे एक बार आप सब बोलेंगे भैया औरंगजेब जो है उसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। यहां तक याद रखेंगे? हाँ जी भैया याद रखेंगे, औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। चलिए आगे की बात शुरू करें भाई साहब, चलो आगे की बात करते हैं। चलिए, इसका कुछ प्रतिबंध लगाया उसने। जब ये राजा बना ना, जब ये शासक बना, तो इसको बहुत चीज से चिड़न हुआ करती थी, बहुत चीजों से घृणा करता था। हिंदू लोगों से बहुत चीजों की घृणा करता था। तो इसने हिंदुओं के कुछ त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, बहुत सारी चीजों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो जरा सुनना कौन कौन सी चीजों पर इसने प्रतिबंध लगाया।
तो प्रतिबंध सुनना, प्रतिबंध। तो प्रतिबंध इसने किस किस पर लगाया था? सब प्रथम होली दिवाली दोनों पर प्रतिबंध लगा ले, बोला कि होली दिवाली कोई नहीं मनाएगा, होली और दिवाली। दीपावली बोलते ना, हाँ जी दिवाली, दीपावली पर प्रतिबंध लगा दिया। एक सुनते मुस्लिम में नवरोज त्योहार होता है, कौन सा? नवरोज पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, सॉरी मुस्लिम में नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। झरोका दर्शन पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, कौन सा? झरोका दर्शन, मतलब राजा जो था, शासक जो हुआ करता था, वो अपने महल के एक झरोका होता था, वहां से आके अपनी प्रजा को देखा करता था, प्रजा राजा को देखा करती थी, तो उसको कहते हैं झरोका दर्शन। तो इसने झरोका दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला आज से ऐसा कोई झरोका दर्शन की प्रक्रिया नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा मेरे यहां पर। उसने झरोका दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। और दर्शन लिखेंगे और बोलेंगे बोलेंगे तुलदान, तुलदान पर प्रतिबंध लगाया। और किस पर लगाया? कलसिकल, 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 ओके। संगीत पर भाई साहब ने प्रतिबंध लगा दिया, संगीत पर, सॉरी क्लासिकल संगीत, सॉरी 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 सॉरी, क्लासिकल संगीत, क्लासिकल संगीत, क्लासिकल संगीत पर प्रतिबंध। किस प्रकार का संगीत? क्लासिकल संगीत, ओके। डांस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, बोला कोई नहीं नाचेगा शादियों में, कोई नहीं नाचेगा नागिन डांस। तो क्या किया इसने? शादी में डांस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और क्या प्रतिबंध लगाया भाई साहब? सिक्कों पर, सिक्कों पर कलमा लिख जाते ना, कलमा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, बोले सिक्कों पर कलमा कोई नहीं लिखेगा आज से, सिक्कों पर कलमा, सिक्कों पर कलमा आदि। क्या किया भाई साहब इसने? इतनी चीजों पर इसने प्रतिबंध लगाया। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। देखो, पेपर में आपसे पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा, या आने वाले पेपर में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि बताओ औरंगजेब ने इनमें से किस त्योहार पर प्रतिबंध लगाया? त्योहार की बात कर रहा हूं, तो इनमें से किस त्योहार पर प्रतिबंध लगाया? त्योहार मैंने 3 बताया आपको, पहला होली, दिवाली, नवरोज, होली, दिवाली, नवरोज। अब ऑप्शन में बताता आपको किस पर प्रतिबंध लगाया, सुनना। होली, गुड़ी पर्व, इनमें से कोई नहीं, या दोनों? बताओ, आप बोलो भैया होली जो है इसका राइट आंसर है, होली पर इसने प्रतिबंध लगाया। इसी प्रकार से अन्य के जवाब दे सकते हो आप। तो यहां तक 3 तो चीज समझ गए आपको, होली, दिवाली, नवरोज। फिर इसने किस पर प्रतिबंध लगाया? झरोका दर्शन पर। भैया कोई अब शासक जो है, अब कोई शासक नहीं आएगा तुमसे मिलने, कोई शासक यहाँ पे खड़ा होकर झरोका दर्शन नहीं देगा, अपना अपना काम करो सब लोग, ओके। फिर बोला तुलदान पर, भैया राजा को तोला जाता था ना, तोल कर दान दिया जाता था कि भैया तोलो और दान लो। तो राजा के जितना राजा तुलता था ना, एक मतलब सोने चांदी से राजा को तोला जाता था, और वो तोला हुआ जो पैसा जो भी होता था ना, वो प्रजा में बांट दिया जाता था। तो इसने तुलदान पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस में इसने प्रतिबंध लगा दिया, हाँ वही, ओके। फिर और क्लासिकल संगीत, सॉरी क्लासिकल संगीत पर प्रतिबंध लगाया, और डांस पर इसने प्रतिबंध लगाया, बोला आज से कोई मुर्गा डांस नहीं करेगा। कौन सा? आज से कोई मुर्गा डांस और नागिन डांस नहीं करेगा, बाकी और भी डांस। सिक्कों पर कलमा लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया इसने, कहा कि सिक्कों पर कोई प्रतिबंध, वो कलमा नहीं लिखेगा। देख रहे हो, सिक्कों पर कलमा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इतने सारे इसके प्रतिबंध लगाए हुए चीजें हैं। और भी चीजों पर प्रतिबंध लगाया था, पर आपके लिए जो जरूरी है वो ये सारी है, ओके। आपके लिए जो जरूरी है तो ये सारी है, याद रखना। अच्छा, यहां पर हो गया। अब सब याद करना एक चीज, जरा रुकना, हाँ अभी टाइम है आपके पास, याद करो, याद करना। नोट, सार्वधिक हिंदू, क्या बोलेंगे, सबसे अधिक जो हिंदू अधिकारी थे ना, इसके ही दरबार में रहा करते थे। अब सोचना, ये सोचने वाली बड़ी बात, अजीब सी बात लग रही है ना, कि सबसे अधिक जो हिंदू इसके दरबार में रहा करते थे, किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। तो नोट करने वाली चीज है, जरा नोट करना। सबसे अधिक जो है हिंदू, सर्वाधिक, सर्वाधिक हिंदू, हिंदू अधिकारी, क्या अधिकारी, हिंदू अधिकारी
इसी के दरबार में थे, इसी के, सॉरी हाँ इसी के दरबार में थे, इसके नहीं इसी के, या इसके बोले इसी के दरबार में थे, इसी के दरबार दरबार में थे। याद रखेंगे कि भैया मैंने क्या बोला आपसे, सबसे अधिक जो हिंदू अधिकारी थे इसके ही दरबार में थे, इतनी बात याद रखना बस। अब बात कर रहा मैं आगे की, तो इसको मिटाना, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। इसमें मैं एक बात करूंगा, जो सिख धर्म के गुरु है ना, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के बारे में जब हम सिख धर्म को पढ़ेंगे ना तो अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये जानना कि इसको इसने इनको इसने मरवा दिया था, किसने किसने मरवाया था, इसने ही मरवाया था। कौन था ये, औरंगजेब। सुनना जरा, बातों को ध्यान से सुनना और देखते जाना। सब कुछ लिख लिया ना, उपनाम वगैरह सारी चीजें। चलो भाई अब आ जाओ सामने, जरा देखो, मैं बताता जा रहा हूँ, उन चीजों को लिखते जाना। सिक्कों सिक्कों के नौवीं गुरु, सिख, सिक्के नहीं सिख, सिखों सिखों के नौवे गुरु, कौन से नौवे गुरु, गुरु तेग बहादुर। कौन थे, गुरु तेग बहादुर, सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। अरे छोटा लिख दिया ना, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, चलो बड़ा कर देता हूं, यहां पे लिख लो, है ना, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। तेग बहादुर को क्या किया भैया, तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दी थी। क्या करवा दी, तेग बहादुर की इसने हत्या करवाई, तेग बहादुर की हत्या, हत्या करी या करवाई। अच्छा क्यों करवाई भैया, तेग बहादुर जी की हत्या क्यों करवाई, क्यों करवाई तेग बहादुर जी की हत्या। तो तेग बहादुर जी की हत्या करवाने का कारण क्या था कि इस्लाम धर्म ना स्वीकार करना। तेग बहादुर जी ने इसका इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने बोला नहीं करूंगा मैं इस्लाम धर्म स्वीकार, कर लो जो करना है। तो भड़क रहोगे तुम, ऐसे कैसे, मेरा मैंने जो बता रहा हूं कैसे नहीं करेगा तुम। तो क्या किया, मार दिया। तो क्या किया, उनको मृत्यु दे दी। तो क्या किया, ऐसा ये गलत किया था ना, बोले हाँ जी भैया। इस्लाम स्वीकार ना करने पर बोलेंगे, इस्लाम ऐसे थोड़ी ना किसी आप जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार कर सकते हो, है व्यक्ति कोई इच्छा ही नहीं तो उसको आप ऐसे कैसे करवा सकते हो, स्वीकार न करने पर, करने पर। ओके बोलेंगे हाँ जी भैया, इस्लाम स्वीकार ना करने पर। बाकी जो है ना विस्तार से जब जानेंगे, जब सिख धर्म को पढ़ेंगे, विस्तार से जब जानेंगे जब सिख धर्म को पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर भी एक बात करी जाएगी इनके बारे में। ओके अच्छा, इसके यहाँ पर कुछ चिकित्सक हुआ करते थे, चिकित्सक मतलब डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स कौन से थे, चिकित्सक। अच्छा जी, चिकित्सक भी रखता था यहाँ, हाँ क्यों नहीं रखेगा, किसी भी राज्य में डॉक्टर होते हैं, इसके यहाँ पे भी थे। कौन था पर बताओ जरा। तो आप बोलोगे चिकित्सक जो था वो था बर्नियार। कौन था, बर्नियार। कौन था, बर्नियार। बर्नियार जो है इसके यहाँ पे चिकित्सक था, बर्नियार। बर्नियार जो है इसके यहाँ पे चिकित्सक था, चिकित्सक का काम किया करता था। अच्छा इसकी पत्नी कौन सी थी भैया, अच्छा जी पत्नी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी वाइफ, तो वाइफ कौन सी थी, तो वाइफ देखना देखना जरा, एक वाइफ होती इसके नाम का रबिया दुर्रानी। क्या वाइफ का नाम क्या, रबिया दुर्रानी, रबिया दुर्रानी। क्या है, दुर्रानी, रबिया दुर्रानी, रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी जो इसकी वाइफ है। अच्छा इसके अलावा रबिया दुर्रानी के अलावा भी इसकी अन्य वाइफ थी, अन्य पत्नियां थी, अन्य पत्नी। देखो पति तो एक ही है, पत्नियां अनेक है, तो इससे क्या पता चलता है कि पुरुष का प्रतित्व ज्यादा हुआ करता है, तो ये गलत है। तो कितनी, भाई साहब पति तो एक ही है, पत्नियां कितनी इसकी, 2 3 4 5 6 7। राजा की तो बहुत सारी हुआ करती थी, समझे ना, हाँ जी। तो बोलेंगे यस, तो कौन, रबिया दुर्रानी तो होगी इसकी पत्नी। और कौन थी रबिया दुर्रानी के अलावा, बोलेंगे दिलशाद बानो बेगम। बोलेंगे दिल साथ ही बोले या दिलदास बोले,
नाम ऐसा, दिलरास, सॉरी दिलदास नहीं, दिलरास। बानो बेगम, बानो बेगम, क्या था? दिलरास बानो बेगम, ये कौन थी? इसकी पत्नी थी। और पहली पत्नी एक और पत्नी थी, उसका नाम क्या था? रबिया दुर्रानी। याद रखेंगे जरा, है ना? बोलेंगे यस भैया, रबिया दुर्रानी जो इसकी पत्नी है। यहां तक याद रहेंगे? बोले यस, याद रहेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, नो इशू। अच्छा, आगे की कार्रवाई शुरू करें भाई, चलो आगे की बातें सुनेंगे जरा, और ध्यान से मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे। ओके, ऐसा नहीं कोई मजाक मिल जाए। अच्छा, अब इसने ना रबिया दुर्रानी को बड़ा प्यार करता था ये, तो उसने क्या मकबरा वगैरह बनवा दिया। अब इसने बनाया तो बोले नहीं भैया, ये प्रेम करता था, मकबरा भी इसने बनाया, इसके पुत्र ने बनवाया। पुत्र कौन था इसका? बोलेंगे पुत्र था आजम शाह। कौन सा था? आजम शाह। अच्छा, इसका जिसको हम लोग बीवी के मकबरे के नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस मकबरा है ये। क्यों? क्योंकि ये ना ताजमहल की फुअर नकल है। कैसी? ताजमहल की फुअर नकल है। ताजमहल की तरह इसको बनाया गया था, ताजमहल की तरह ये है, पर वैसा लगता नहीं है। ये कहां स्थित है? ताजमहल का फुअर नकल जो है, बीवी का मकबरा, ये कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। तो याद रखना, ताजमहल की फुअर नकल कौन सा है? बीवी का मकबरा। पेपर में आपसे बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखना आप लोग। कौन सा? बीवी का मकबरा। क्या है मकबरा इसका? कहां है बीवी का मकबरा? बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा, मकबरा कहां स्थित है? पहले बात जान लो कि भैया इसको बनवाया कैसे, क्यों बनवाया। तो इसको क्या कहते हैं? ताजमहल की फुअर नकल। इसको क्या कहते हैं? ताजमहल, ताजमहल की फुअर नकल। कैसी? फुअर नकल, फुल्लर, फुअर नकल। ओके, अच्छा, अब बात आई थी इसको निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण जो है, निर्माण इसको करवाया था भैया आज का पुत्र जो था आजम शाह। आजम शाह कौन है? इसका बेटा है, बेटा। ओके, क्या बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है भैया? ये जो है स्थित कहां पर है? तो संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? संभाजी नगर महाराष्ट्र, संभाजी नगर, नगर कहां पर? महाराष्ट्र। फिल्म नगरी मुंबई वहीं पे पड़ती है, राजधानी है महाराष्ट्र। ओके, आर्थिक राजधानी है। ये क्या है? दक्षिण भारत का ताज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संभाजी नगर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ताज, दक्षिण भारत का ताज, भारत का ताज इसको कहा जाता है, याद रखना। ओके, दक्षिण भारत का ताज किसको कहा जाता है? संभाजी नगर को कहा जाता है। यहां तक याद रखेंगे? बोले यस भैया, यहां तक याद रखेंगे। पुत्री भी इसकी कुछ, बोले हाँ जी भैया, पुत्री भी इसकी कुछ। पुत्री कौन सी है? जुगनीश पुत्री, पुत्र तो हो गया, पुत्री कौन सी है? पुत्री बोलेंगे भैया, पुत्री वो है जे वो निशा, जेबू निशा। कौन है इसकी पुत्री है? ये किस नाम से फेमस है भैया? ये है ना, ये है मखफी। क्या? मखफी, मखफी, मखफी नाम, मखफी नाम से फारसी, फारसी में क्या लिखती थी? फारसी में क्या लिखती थी भैया? फारसी में कविता है, फारसी में कहानी, क्या? फारसी में शेर, शेर, गजल, शेर वो वाला शेर नहीं, दौड़ने वाला नहीं, क्या बोले? गजल, शेर, गजल। फारसी में क्या? शेर, गजल। जो बैठते हैं ना हारमोनियम बजाते हैं, कि तेरी याद, ऐसे ऐसे, है ना? तो शेर, गजल और बे रुबई, रुबियाई, सॉरी, रुबियाई, और ये सब लिखती थी और गाती थी। ओके, फारसी में शेर, गजल, रुबियाई लिखती थी। क्लियर? बोले हाँ जी भैया, वही गजलें जो आप सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते होंगे। शेर भी लिखती थी, शेर वाला शेर नहीं भैया लिख दिया और बन गया शेर, ऐसा कुछ नहीं, मजाक में मत लेना। अच्छा, इसका कुछ, इसका ना औरंगजेब का एक पुत्र था जो इसका विद्रोह करता था।
विद्रोही पुत्र था अकबर। हाँ जी, अकबर सेकंड। और उसने साथ दिया था किसका, याद ना, छाबा। हाँ जी, उसका ही, तो उसका ही साथ दिया था इसने। तो याद रखेंगे, बोलेंगे यस भैया याद रखेंगे। तो बोलेंगे भैया इसका विद्रोही पुत्र कौन था, विद्रोह किसने किया था, विद्रोही पुत्र वो था इसका अकबर। अब अकबर का ये मतलब है भैया अकबर तो उसका पुत्र है ना, किसका बताओ, बाबर, हुमायूं का पुत्र अकबर, ये याद रखना। बोले यस भैया, ये अकबर उसका पुत्र, वो अलग बात है, ये दूसरा अकबर है, ये अकबर सेकंड है, और ये अकबर किसका पुत्र है, ये औरंगजेब का पुत्र है। ओके, और इसको बाद में मरवा दिया गया था। किसने मरवाया था, इसके बाप ने ही निपटा दिया था अपने ही पुत्र को। अच्छा जी, हाँ, उसका विद्रोह कर दिया था इस वजह से, और उसको विद्रोह किसी का पसंद नहीं था। शहजादा अकबर, क्या नाम था इसका, शहजादा। कहाँ का शहजादा, बाप तो राजा था, ये क्या था, ये तो कुछ नहीं था, तो कहाँ का शहजादा, अकबर। अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय इसको कहा जाता है। इसका विद्रोह कर दिया था, इसका विद्रोह कर दिया था। ओके, इसने कुछ निर्माण कार्य करवाया, जिसके निर्माण कार्य में जो नाम आते हैं वो सुनना जरा। निर्माण, मोती मस्जिद, कौन सी मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। मैं दो बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनाई दे जाए और अच्छी बातें याद रहे। अच्छा, मोती मस्जिद जो है कहाँ स्थित है, बोलो भैया दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद भैया बादशाह मस्जिद, कौन सी मस्जिद, बादशाह मस्जिद, बादशाह मस्जिद। ये जो मस्जिद है वो कहाँ स्थित है, ये लाहौर में स्थित है। अब तो लाहौर तो पाकिस्तान में, हाँ जी भैया लाहौर में, तो उसमें पाकिस्तान भारत में था, तो हाँ जी, तो ये कहाँ स्थित है, लाहौर में स्थित है। इसको स्क्रीनशॉट लग रहा है इसका, सभी स्क्रीनशॉट लगे जरा एक बार, फिर मैं इससे आगे की बात शुरू करता हूँ। अभी टाइम बहुत है अपने पास, आराम से करेंगे, अभी आधा घंटा पूरा बचा हुआ है जी। चलो इससे आगे की बात करते हैं हम लोग, है ना, कि भैया और क्या क्या किया था इसने, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ध्यान से जानेंगे ना, समझेंगे अच्छे से। हाँ जी, मिटाओ पहले तो। यहां तक जान गए सभी लोग, यहां तक जान गए, बोलेंगे यस भैया जान गए। ताजमहल की फोर नकल किसको कहा जाता है, बोलेंगे जरा, ताजमहल की फोर नकल किसको कहा जाता है, बोलेंगे भैया ताजमहल की जो फोर नकल है वो बीबी का मकबरा है। क्या है, बीबी का मकबरा। ओके, इसको कहते हैं ताजमहल का फोर नकल। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि जो गैर मुसलमान लोग थे ना, जो मुस्लिम नहीं थे, जो मुस्लिम नहीं थे उसके ऊपर इसने कुछ लागू किए, जैसे जारता, इसने जारता या शरियात गैर मुसलमानों पर लागू किए। तो कौन सा, शरियात, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम मुसलमान पर, गैर मुसलमान पर क्या भाई साहब, बोलेंगे जात, गैर मुसलमान जनता, सॉरी गैर मुसलमान जनता पर क्या, सरिया, या बोले सरियात, सरिया या सरियात, सरियात बोल दीजिए सही रहेगा, सरियात सही है, हाँ सरियात। सरियात लागू करने वाला प्रथम शासक, सरियात लागू करने वाला प्रथम शासक, क्या था, शासक था, शासकों के प्रथम, या बोले प्रथम शासक या प्रथम मुसलमान, मुसलमान। ओके, इसको ही कहा जाता है, याद रखेंगे, बोले हाँ जी याद रखेंगे। अब इसके युद्ध है, युद्ध को जानो जरा, या यहाँ युद्ध जान लो, विजय अभियान क्या लिखेंगे, युद्ध जानो, युद्ध किस किसको इसने जीता, तो 1600, बात करेंगे 1686 से शुरुआत होती है। 1686 में बीजापुर को जीता इसने, 1686 में क्या किया, बीजापुर को जीता, हाँ जी बीजापुर को, बीजापुर को जीता, बस इतना जान लो कि किसको जीता, बीजापुर को जीता। उसके बाद 1687 में किसको, 1687 में किसको जीता, गोलकुंडा को जीता, किसको, गोलकुंडा को जीता, गोलकुंडा दक्षिण में है गोलकुंडा, कहां पे, दक्षिण में गोलकुंडा, उसको जीता, गोलकुंडा जीता।
उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है 1687 में ही। 1687 में किसको जीतता है? संभाजी नगर। हाँ जी, संभाजी नगर, वही संभाजी नगर जो मराठों के अधीन था। संभाजी नगर।